हेलो दोस्तों, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं वो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, बात करें कम्युनिटी मैथमेटिक्स की, तो मैंने इससे संबंधित जो थ्योरी क्लास थी वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है और आज हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों अगर आपने कर ली तो यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चंस जो आपके सीटेट एग्ज़ाम्स में बनते आए हैं और उम्मीद है कि आगे भी बनेंगे वो फिक्स हो जाएंगे। साथियों, आइए हम एक एक क्वेश्चंस को विद डिटेल्स ऑप्शन के साथ सॉल्व करते हैं। और मित्रों, ये प्रैक्टिस जो है ये केवल यह नहीं बताती कि आपको आंसर्स को याद कर लेना, बल्कि ये प्रैक्टिस जो है यह आपको ये बताती है कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करने हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ कर के आप गए हैं वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाएं, लेकिन अगर वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं और आपको प्रश्न सॉल्व करने के तरीके पता हैं तो ऐसी स्थिति में आप कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो आप उसे सॉल्व कर लेंगे, आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे, है ना। तो आइए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है। अंकगणित शिक्षण के उद्देश्य के बारे में पूछा है, तो आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है दैनिक जीवन के कार्य हेतु, फिर कह रहा है मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, फिर कह रहा है व्यावहारिक उपयोग हेतु और उसके बाद कह रहा है उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं अंकगणित के उद्देश्य की बात करें तो अंकगणित का उद्देश्य जो है वो व्यावसायिक कार्यों में भी होता है, विषय वस्तु के रूप में भी इसे हम देखते हैं। मजदूरी और व्यवसाय जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है, व्यावसायिक उपयोग में भी इसको किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में दिए गए जो तीनों ऑप्शन हैं मित्रों वो बिल्कुल सही हैं। इसलिए आपके इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मित्रों, प्रश्न बना है कि गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। यह तो देखिए प्रश्न ऐसा बना है, ये तो गणित के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही है, साथ ही साथ हो सकता है कभी किसी एग्जाम में ये जीएस के भी पॉइंट्स आप व्यूज से बन सकता है प्रश्न, क्योंकि इसकी प्रकृति ही ऐसी है ना। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। कह रहा है अंकगणित, फिर कह रहा है बीजगणित, फिर कह रहा है सांख्यिकी, फिर कह रहा है ज्यामिति। तो मित्रों, आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में भी प्रयुक्त होने वाली गणित जो है वो अंकगणित, अंकों का खेल जो है वो बहुत जमाने से चला आ रहा है। तो अगर बात करें कि सबसे गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है तो वह अंकगणित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न बना है मित्रों कि मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है पहला ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, फिर कह रहा है सांस्कृतिक, फिर कह रहा है सामाजिक और फिर कह रहा है आर्थिक। तो आप थोड़ा सा ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से और जोर देंगे अपने दिमाग पे तो अपने आप ही ये ऑप्शन बता रहा है कि मैं ही हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर, है ना। तो मनोविज्ञान में गणित का कोई प्रश्न है कि सर्वाधिक उपयोग की बात है, तो मनोविज्ञान ऐसा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गणित का प्रयोग होता है। सांस्कृतिक की बात भी वही है और सामाजिक की भी बात वही है कि यहाँ गणित का प्रयोग जो है वो सर्वाधिक लेवल पर नहीं होता, बल्कि और भी विषय वस्तु जो हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन बात की जाए आर्थिक क्षेत्र की तो आर्थिक क्षेत्र में गणित का उपयोग जो है वो सर्वाधिक होता है मित्रों, क्योंकि गणित का ही तो सारा खेल होता है इकोनॉमी और आर्थिक की बात की जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मित्रों, है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि गणित का सामुदायिक महत्व है। मैंने जब थ्योरी क्लास आप लोगों को पढ़ा रखी है जो, उसमें सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बिल्कुल विथ डिटेल्स बताया है ताकि
जो भी प्रश्न आपके बने वो कहीं से आप मिस ना कर पाएँ, गलती की संभावनाएं जो हैं वो 0 के बराबर हो जाए। आप अगर कम्युनिटी मैथमेटिक्स से प्रश्न बनता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप निश्चित रूप से अगर हमारी थ्योरी क्लास साथ ही साथ आज की जो प्रैक्टिस है इन्हें आप कर लेते हैं, तो इससे बनने वाला प्रश्न ये मेरी गारंटी है कि गलत आपका नहीं होगा। आइए गणित के सामुदायिक महत्व की बात करें तो कह रहा है नैतिक दृष्टि से, फिर कह रहा है सामाजिक दृष्टि से, फिर कह रहा है सांस्कृतिक दृष्टि से, उसके बाद कह रहा है उपरोक्त सभी। तो मैंने जब आपको कम्युनिटी मैथमेटिक्स पढ़ाया तो उसमें आपको बताया था कि सामुदायिक गणित यानी कम्युनिटी मैथ्स जो होती है मैथमेटिक्स, इसका महत्व नैतिक क्षेत्र में भी होता है। इसके महत्व की बात करें तो वो आपका सामाजिक क्षेत्र में भी होता है। इसके महत्व की बात करें तो ये आपके सांस्कृतिक क्षेत्र में भी होता है। तो इस प्रकार से दिए गए जो तीनों ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों, कह रहा है कि गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन को देख लेते हैं। ज्ञानात्मक, फिर कह रहा है भावात्मक, फिर कह रहा है व्यवहारगत और फिर कह रहा है क्रियात्मक। मित्रों सामुदायिक गणित की बात करें तो कम्युनिटी मैथमेटिक्स जो है ये ज्ञानात्मक तो है ही। हाँ, क्रियात्मक और भावात्मक से यहाँ कोई तात्पर्य नहीं होता, ज्ञानात्मक तो होता है। लेकिन अगर कम्युनिटी मैथमेटिक्स की बात करें और गणित के पदों में इसे परिभाषित करने की बात करें तो ये हमेशा व्यवहारगत होता है। ये आप देखते हैं कि आप इसके साथ यूज टू होते हैं। आप गए मार्केट में तो वहाँ आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है, पास पड़ोस में लेन देन में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में व्यवहारगत होती है कम्युनिटी मैथमेटिक्स की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मित्रों ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन है। तो इस कथन की बात करें तो यह पियर्स महोदय ने इस कथन को दिया था कि गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन जिस गणितज्ञ या जिस वैज्ञानिक या जिस विचारक का है वो पियर्स महोदय हैं। मित्रों ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें एक्सप्लेनेशन करने जैसी कोई बात है ही नहीं, ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। मित्रों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों अगर आप लगातार क्लास से बने रहे तो निश्चित रूप से आप अपने एग्ज़ाम में सफल होंगे, क्योंकि क्लास से जो चीज़ें आपको मिल रही हैं ज़रूरी नहीं है कि हम आपको बहुत सारी क्लासेस दे दें। नहीं मित्रों, हम जितनी क्लासेस आपको दे रहे हैं इतनी क्लासेस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि हम केवल आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं डिलीवर कर रहे हैं, बल्कि हम आपको क्वेश्चंस के माध्यम से परीक्षा को अप्रोच करने का तरीका सिखा रहे हैं। कैसे आपको प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं ये आपको बताने का हमारा प्रयास है। और अगर आप प्रश्न के सॉल्व करने के तरीके को सीख जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कम बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस बात को ध्यान में रख करके हम क्वेश्चंस को डिजाइन करते हैं और आपके लिए डेली बेसिस पर उपलब्ध करवा रहे हैं। आइए 7वें प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न बना है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो आइए ऑप्शन को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन गणित का प्रयोग कर रहा है और कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 कह रहा है कि सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है। फिर रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है। फिर राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। फिर सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है। पूछ रहा है किसमें गणित का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ना। तो आप नीचे से शुरू करते हैं। कपड़े गिन रही है तो इसमें तो गणित का प्रयोग हुआ। फिर है कि राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। तो अगर राहुल अपने
खेत में चाचा के साथ काम कर रहा है, तो क्या यहाँ कोई गणित का प्रयोग है? नहीं मित्रों, यहाँ गणित का प्रयोग, किसी भी प्रकार का गणित का प्रयोग नहीं किया गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे आप, तो रमन अपने पिता के साथ दुकान का बही खाता जांच कर रहा है। तो बही खाता अगर वो देखेगा, वो रिकॉर्ड्स देखेगा, तो वहाँ तो उसे कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी ना, तो यहाँ तो गणित का प्रयोग है। फिर सीता सब्जी खरीद रही है, तो वहाँ जब वो लेन देन कर रही है तो सब्जियों को लेगी, तब भी गणित का प्रयोग है। उसे देखना होगा कि वो क्वांटिटी कितना दे रहा है सब्जियों की, और इसे सीता को जब पैसा देना होगा तो वहाँ भी इसे कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें मित्रों, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो प्रश्न पूछा है मित्रों कि गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि आइए देख लेते हैं। हमने गणित के महत्व को बताते हुए गणित की आवश्यकता किस रूप में है इस चीज़ को बताया है मित्रों थ्योरी क्लास में। आपने देखा नहीं है तो उसे हमारे प्लेलिस्ट, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने क्लास को देख रखा है तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर पा रहे होंगे। आइए ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है कि गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है। फिर बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती हैं। फिर कह रहा है कि गणित व्यक्ति के तर्कात्मक कौशल का विकास करता है। और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। मित्रों, अगर गणित का ज्ञान समाज में के जीने के लिए किस रूप में आवश्यक है, तो दिए गए जो तीनों विकल्प हैं, गणित व्यवहारगत भी होता है, सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर भी होती हैं, और साथ साथ तर्कात्मक कौशल का विकास होता है। यह तो गणित जो है, इस गणित के सबसे बड़ी उपयोगिता होती है कि गणित पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो जो अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनकी अपेक्षा उसका तर्क जो है वो अधिक मजबूत होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मित्रों, प्रश्न है कि गणित की समाज में आवश्यकता होती है। कभी कभी प्रश्न जो हैं मित्रों वो बहुत आसान भी बन जाते हैं, और कभी कभी प्रश्न जो हैं वो बहुत अच्छे खासे लेवल के बन जाते हैं, हार्ड बन जाते हैं। मित्रों, क्वेश्चन पेपर की बात करें, किसी भी पेपर की बात करें, तो वहाँ ना तो सारे प्रश्न जो हैं वो आसान कैटेगरी के आते हैं और ना ही सारे प्रश्न हार्ड कैटेगरी के आते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो 4-6 आपको आसान भी मिलेंगे और 4-6 आपको हार्ड भी मिलेंगे। बाकी क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप देखेंगे कि हमेशा एक मॉडरेट लेवल के होते हैं कि अधिकतर लोग उसे कर पाएँ, है ना। तो आइए इस सब प्रश्न को देखते हैं जो कि आपसे पूछा है कि गणित की समाज में आवश्यकता है, किस रूप में है। आइए देख लेते हैं। लेन देन में, व्यापार व उद्योग में। तो आप इसे देख करके तुरंत समझ गए होंगे कि आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या है, और आप जो सोचे हैं इस प्रश्न के सही उत्तर के बारे में वही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अर्थात ऑप्शन नंबर 3 जो है, 1 और 2 वह दोनों सही हैं, क्योंकि समाज में गणित के उपयोग की बात करें तो लेन देन तथा व्यापार व उद्योग के रूप में किया जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया है कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित होती है। मैंने अपने थ्योरी क्लास में इस स्टेटमेंट को भी लिखाया है मित्रों, इस स्टेटमेंट को अपनी थ्योरी क्लास में लिखवाया है कि किसी भी देश की संपन्नता या वृद्धि जो होती है वो उन्नति और वृद्धि होती है वो उस देश उस संपन्नता संबंधित है जिससे वो गणित से संबंधित हो, उसे गणित से जोड़ करके उस एक शासक हैं। ऑप्शन देखेंगे स्किनर, नेपोलियन, जीन पियाजे, इनमें से कोई नहीं। इस ऑप्शन को हम थोड़ा सा कहानी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप कहानी के रूप में इसे समझ लेंगे तो अगर ऐसे ऑप्शन मिल गए आपको तो आप उसे कैटेगराइज कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक नेपोलियन दिया गया है ऑप्शन, और नेपोलियन जो है वो विद्वान के साथ साथ एक शासक भी था। प्रश्न का जो बना है उसमें कहा है कि गणित की उन्नति और वृद्धि
देश की संपन्नता से संबंधित, यानी देश और राज्य से संबंधित कुछ चीज़ें जैसे स्टेटमेंट बता रहा है, तो अगर आप कनेक्ट कर पाए तो आप इस उत्तर को समझ पाएंगे। इसीलिए हम आपको एक कहानी के रूप में इसे बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ना तो स्किनर यहाँ कोई शासक हैं और ना जीन पियाजे। तो नेपोलियन महोदय ने इस स्टेटमेंट को दिया है कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता को प्रदर्शित करती है या से संबंधित होती है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो प्रश्न बना है कि सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है। सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है, तो आइए देख लेते हैं। त्रिकोणमिति में, अंक गणित में, समाकलन गणित में, अवकलन गणित में। आप थोड़ा सा जोड़ दीजिए, क्या आप अपनी व्यावहारिक गणित में या आप अपनी लेन देन गणित में त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं? क्या आप दुकानदार को पैसा देते हैं और देने के बाद उससे जो रिटर्न लेते हैं उसमें आप समाकलन गणित का प्रयोग करते हैं? क्या आप दूध वाले को पैसा जब देते हैं और अगर चेंज आपको वापस लेना है तो वहाँ आप अवकलन गणित का प्रयोग करते हैं? नहीं मित्रों, आप इन सभी स्थितियों में केवल और केवल अंक गणित का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है अंक गणित दिया गया है वही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना मित्रों। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। आइए देख लेते हैं विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का महत्व क्या है। एक एक चीज़ों को देखते हैं। बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना। फिर ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। तीसरा कह रहा है कि बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना। ठीक है, तो आइए देखिए एक एक चीज़ों को। हमने जब विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित के महत्व की बात की थी, थ्योरी क्लासेस में बताया था, तो सारी चीज़ें आपको नोट कराया हूँ कि वहाँ पर गणित सामाजिक गतिविधियों में भी जो है वो गणित जो है वो बच्चों के लिए एक सक्रिय भूमिका के रूप में ली जाती है। यह बच्चों के लिए नैतिक मूल्यों का भी विकास करती है। ठीक है ना। साथ ही साथ आप जानते हैं कि बौद्धिक स्तर में या तार्किक स्तर में गणित का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, और जो आपने समझा वही आपके प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रश्न को बिल्कुल एक एक जगह से खोल देती है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है मित्रों कि गणित शिक्षण का महत्व है। मैंने आपको कई महत्व लिखाए हैं और देखिए सारे आपको देख रहे हैं। विज्ञान में, समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में, फिर उपरोक्त सभी में। तो आप ऑप्शन को देख रहे होंगे, ऑप्शन चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हाँ, विज्ञान में भी गणित का प्रयोग होता है, समुदाय में भी गणित का प्रयोग होता है, साथ ही साथ सिद्धांत एवं तर्क में भी गणित का प्रयोग होता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर 4 अर्थात उपरोक्त सभी जो हैं वो आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आ जाइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बना है कि आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को डैश के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। 14वें प्रश्न को देखते हैं मित्रों कि आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को डैश के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो आइए कौन सी आदर्श शिक्षा देख लेते हैं। पाठ्यपुस्तक, समाज, सहायक सामग्री, उपरोक्त सभी। योग्य नागरिक बनाने की बात कर रहा है मित्रों, वह कौन सी शिक्षा है जो बालक को योग्य नागरिक बनाने में मदद करती है। तो जो सामाजिक शिक्षा है वही तो एक बालक को योग्य नागरिक बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जिसमें समाज दिया गया है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मित्रों कि गणित तर्क संगत यथार्थ कथन तथा
सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। निम्न में से यह किसका कथन है? तो मैंने इस कथन को अपनी थ्योरी क्लास में शामिल कर रखा है मित्रों। यह कथन जो है वो डटन महोदय का है। उन्होंने कहा है कि गणित तर्कसंगत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। ठीक है ना। तो डटन यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। तो हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपकी कम्युनिटी मैथमेटिक्स के द्वारा पूछे गए। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बना था मित्रों 2012 में कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को फिर से देखते हैं मित्रों। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना समझानी है आपको, क्या? कक्षा 5 के विद्यार्थियों को। तो किस रूप में आप उन्हें समझाएंगे कि वो आसानी से समझ पाएंगे, है ना। आइए देख लेते हैं। विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। फिर नेक्स्ट को देखते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। फिर कह रहा है कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। फिर कह रहा है कि इकाई वर्गों के गणना की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। 16वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करते हैं। मित्रों देखिए, कभी भी अगर प्रश्न एप्लीकेशन बेस्ड हो, करके सीखने जैसी चीज़ें हो, तो वो जो हैं वो हमेशा आपके सीटेट एग्जाम में या जहाँ भी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ करके सीखने जैसी चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा प्रबल हो जाती हैं। तो आप ऑप्शन को देख लीजिए। समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना आपको समझाना है, और जहाँ वो मूर्त वस्तुओं के माध्यम से समझाएगा। एक शिक्षक द्वारा बच्चे को जब मूर्त वस्तुओं के द्वारा समझाया जाएगा तो आप देखेंगे कि वह जो है वह तरीका सबसे प्रभावी तरीका होगा। तो आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि ये चीज़ें जो हैं मित्रों ये मूर्त वस्तुएं हैं, और मूर्त वस्तुओं की सहायता से जब उसे क्षेत्रफल को समझाने का प्रयास करेंगे तो बच्चा जो है उस चीज़ को आसानी से समझ पाएगा। नीचे आप देखेंगे कि ये सूत्रों को प्रयोग से कह रहे हैं, यहाँ भी सूत्र का प्रयोग कर दिए, और यहाँ कह रहे हैं क्षेत्रफल को गणना की सहायता से करना है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, जहाँ ये बताया गया है कि वस्तुओं को आप मूर्त रूप में दिखा करके उसके क्षेत्रफलों की संकल्पना को समझाइए। इस प्रकार से बालक जो है वो उस कॉन्सेप्ट को आसानी से और अस्थायी रूप से सीख पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है। प्रश्न को समझा आपने? फिर से देखिए, दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल से तात्पर्य पत्रिका से है, क्योंकि आप देखिए ब्रैकेट में इन्होंने दिखा दिया, एक पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है या किस प्रकार की गतिविधि है, इससे बच्चे का क्या लाभ होगा, बच्चे क्या सीखेंगे इससे, यही पूछना चाहता है। तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 है कि गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। ठीक। फिर कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। फिर कह रहा है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। फिर गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। मित्रों दैनिक जीवन, ध्यान दीजिएगा, दैनिक जीवन की बात कर रहा है, जिसमें कह रहा है कि गणित का अनुप्रयोग एप्लीकेशन इन
एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स इन डेली लाइफ, है ना। पूछ रहा है कि विषय के साथ एक पत्रिका तैयार करने का उद्देश्य या इससे एक बच्चे का लाभ क्या होगा। तो आइए ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो यही ऑप्शन जो है ये मित्रों आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें जो है ये बच्चा जो गणितीय संकल्पनाओं को समझ पाया है या सीख पाया है, उसको क्या कर रहा है, ये अपने विचारों और ज्ञान को साझा कर रहा है पत्रिका के माध्यम से, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो प्रश्न बना है कि प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। 10 ग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि किस प्रकार से विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को। ऑप्शन 1 है कि मूलभूत संक्रियाओं को समझाने में, फिर कह रहा है। दूसरा कि स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, फिर कह रहा है। तीसरा कि संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, फिर चौथा है कि परिकलन कौशलों के संवर्धन में। मित्रों 10 ग्राम की बात करें या बिंदु के खेल की बात करें या प्रतिरूप पैटर्न्स की बात करें, तो ये चीज़ें जो होती हैं मित्रों, ये हमेशा स्थानिक समझ की योग्यता को बढ़ाती हैं, इनमें वृद्धि करते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि बिंदु का खेल जो होता है आप बच्चे को मूर्त रूप में दे देते हैं, है ना। या बात करें पैटर्न्स की, तो आप पैटर्न्स को एक कॉन्क्रीट मोड में देते हैं, बच्चों को मूर्त अवस्था में देते हैं। 10 ग्राम जो होते हैं ये भी आपके मूर्त रूप में ही बच्चे इन्हें, आप देखते हैं स्लेट वगैरह में कैसे आपके स्लेटों में आप देखते हैं कि बच्चों के लिए गोलियां जो हैं वो कैसे गुही जाती हैं और उसके माध्यम से वो गिनतियों को सीखता है ना। तो स्थानिक समझ इससे होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा है मित्रों, चलिए फिर भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न बना है कि एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है, ठीक है ना, और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। इस कार्ड को बच्चों में बांट दिया और कहा शिक्षक ने कि बेटा ये जो कार्ड्स हैं इसमें जो समान आकृतियां हैं उनका मिलान करो, ठीक है। इस खेल का उद्देश्य है, ठीक है ना। 19वें प्रश्न का जवाब है कि कार्ड वितरित करने के बाद अब वो इससे करवाना क्या चाहता है, यही पूछ रहा है कि ये शिक्षक का विद्यार्थियों को ये कार्ड वितरित करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। आइए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। 19 नंबर है, पहला है कि कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंदमय बनाना। मित्रों ये कोई क्या नाम है जरूरी ताशपत्ती थोड़ी ना खेलने के लिए था कि केवल आनंदमय और क्या नाम है रुचि करवाना, व्यस्त कर देना है। आइए आगे के भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। तीसरी को देख लेते हैं, आंख हाथ के समन्वय को बढ़ाना। और चौथा कह रहा है कि समानता और सर्वांग समता की अवधारणा को विकसित करना। मित्रों समानता और सर्वांग समता से संबंधित चीज़ें यहाँ नहीं हैं, क्योंकि ये आपकी ज्यामितीय कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन यहाँ आपको आप क्वेश्चन में देखें कि वो ताश की पत्तियों को दिया है, ना कि त्रिभुज और त्रिभुजों की बात किया है उसने, ठीक है ना। तो ये तो कट जाता है। आँख हाथ के समन्वय को बढ़ावा देने से संबंधित कोई मैटर नहीं, ये भी चीज़ें नेगेटिव थी। तो सीधे सीधे आप अगर चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखे होते तो एलिमिनेट हो जाते जो गलत ऑप्शंस थे। और
जो सही ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा कि विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। विभिन्न अभिविन्यासों से तात्पर्य है कि अलग अलग प्रकार की आकृतियां आप उन्हें दे करके उन्हें समान आकृतियों को छांटने की जब बात करेंगे तो वो विभिन्न डिफरेंट एस्पेक्ट्स में वो चीज़ों को पहचानने में सक्षम बन पाएंगे। इनका उद्देश्य जो था वो यही था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है मित्रों, यह कह रहा है कि कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। ठीक, यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है। किस रूप में करता है आइए देख लेते हैं। विश्लेषण और संश्लेषण में। फिर कह रहा है वे संख्याएं लिखने में जिसमें शून्य हो। फिर वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो। फिर मित्रों को सहयोग देने में। आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, ऑप्शन को देखें, आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि पेडागोजी को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया और लैंग्वेज क्या वो पूछना चाहता है उसे आपने समझ लिया, तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है, जब से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कि तुरंत आप देखिए कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। क्योंकि सीटेट केवल टैग वर्ड्स पर भी पास किया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, इससे भी सीटेट को पास किया जा सकता है। मैं बहुत जल्दी इस पर एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख लेंगे और केवल उतने मात्र से भी आप सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। आइए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो मित्रों सीधी सी बात है कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। किसी गणित के पीरियड में अगर वाद विवाद में ये रखा गया है, चर्चा पर रखा गया है, तो इसका उद्देश्य जो है मित्रों ये विश्लेषण और संश्लेषण से, ना कि उन संख्याओं को लिखने में जिसमें शून्य दिया गया, उन समस्याओं को हल करने में जिसके अंत में शून्य दिया गया, मित्रों को सहयोग देने से कोई तात्पर्य ही नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाता है यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 2016 में पूछा गया है मित्रों। प्रश्न है कि एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। ध्यान दीजिएगा, आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। फिर कहा है कि परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं, है ना। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन को। पहले ये बिल्कुल आप इस तरीके से समझ लीजिए, प्रश्न क्या है, बड़ा सा दिख रहा है, कुछ नहीं, आपको केवल इतना है कि आयत और क्षेत्रफल, आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों का क्षेत्रफल जो है वो समान है, लेकिन कुछ बच्चों ने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को अधिक बताया है। अब शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को यह समझाना है कि नहीं बेटा, जो समांतर चतुर्भुज और आयत है इन दोनों के क्षेत्रफल जो है वो समान है, ना कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक। तो वो किस प्रकार से समझाए कि बच्चों को वो चीज़ें आसानी से समझ आ जाएं, यही आपको बताना है। देखा आपने कि यही है सीटेट, इसी तरीके से ही बनते हैं क्वेश्चन सीटेट में। आइए देख लेते हैं। कागज मोड़ने के प्रयोग से, फिर कह रहा है पैमाने के प्रयोग से, फिर कह रहा है जियो बोर्ड के प्रयोग से, और चौथा ऑप्शन है कि आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से। मित्रों समांतर चतुर्भुज और आयत की बात करें तो आप बच्चे को जब ग्राफ पेपर के प्रयोग से समझाने का प्रयास करेंगे, आप मूर्त रूप में जब उसे समझाने का प्रयास करेंगे, तो बच्चा जो है वो आसानी से उस चीज़ को समझ पाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। मित्रों ये रहे आपके लिए कुछ NCERT बेस्ड प्लस कुछ प्रीवियस ईयर।
ये क्वेश्चन जो थे ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण थे। मित्रों, अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं पढ़ी है तो थ्योरी क्लास भी पढ़ लीजिएगा, साथ ही साथ इस क्लास को आप पूरा देख लेंगे तो इससे अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बना तो आप आसानी से उस प्रश्न को कर पाएंगे। मित्रों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और भी मित्रों को ये क्लास पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।